गीता के बताए अनुसार आज की रात सीमा रानी के लिए काफी दर्द भरी होगी, क्योंकि सुरेश और विनोद यानी कि उसके दोनों देवता सबसे पहले उसके पिछले जन्म के पाप उतारेंगे। फिर दूसरे दिन से उसे स्वर्ग का आनंद मिलेगा। दोस्तों, आपको बताती चलूं कि ये देहाती लड़की की कहानी का दूसरा भाग है। कहानी बेहद रोमांटिक और रोमांचक है, इसलिए अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो प्लीज़ इस कहानी के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहला भाग देख सकते हैं। अब आगे। गीता उस मासूम सीमा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर जाती है और सीमा रानी से पूछती है, कारे गुड़िया, तुम इन दोनों बैलों की पत्नी बनने को तैयार हो? सीमा लजाती है और शर्मा कर नीचे मुंह कर लेती है। उधर गीता सीमा को एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक देखती है और अपनी जिंदगी उन दोनों के हाथ लुटने की याद करके अंदर तक सिहर उठती है। आज फिर एक मासूम और नादान उनके चंगुल में फंस के लुटने वाली थी। शायद 2-3 साल बाद सीमा भी उसी के कोठे की शोभा बढ़ाएगी। वो दोनों के खौफ से अनजान भी न थी, इसलिए उन ख्यालों को भूलकर वो अपने बैग से दुल्हन के साजो श्रृंगार का सब सामान निकालने लगी। गीता ने पूछा, कारे गुड़िया, पहली रात में काका होता है, कुछ मालूम है कि नहीं? सीमा ने मासूमियत से इनकार में गर्दन झुका दी। गीता ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे तो कैसे खुश करेगी अपने पति को? सीमा भोलेपन से बोली, खूब अच्छा खाना खिलाएंगे, घर संभालेंगे, कपड़े धोएंगे, बदन दबाएंगे, कोनो दुख न होने देंगे। गीता जोर से हंसते हुए बोली, अरे ये सब तो कोई नौकरानी भी कर देगी, फिर लुगाई का क्या फायदा? ये तो सीमा ने सोचा ही न था। धत तेरे की, ये तो हमको मालूम ही नहीं। गीता उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बैठ यहाँ, तुझे सब समझाती हूँ। फिर दोनों पलंग पर बैठ गईं और गीता बोली, देख गुड़िया, मर्द को खुश करने का मतलब है भगवान को खुश करना, और उनको खुश करने के लिए उनके मन को खूब खुश रखो। रानी आंखें फाड़ कर उसे देख रही थी। पुरुष का अमृत कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। समझना क्या था? सीमा तो हक्का बक्का आंखें फाड़े गीता को देखे जा रही थी। इन बातों के बारे में ना तो उसे कुछ मालूम था, ना कुछ कल्पना थी। अभी उसे समझ आ रहा था कि उसका बाप रात में उसकी माँ के साथ क्या करता था। जब बोलने लायक हुई तो डरते हुए बोली, माता जी, अगर ऐसा है तो हम अपने भगवान को कभी दुखी नहीं होने देंगे। पहली बार बहुत तकलीफ होगा, समझ लेना भगवान तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं। बाद में फिर तुमको स्वर्ग का एहसास होगा। अब तुम्हारे नरक के दिन खत्म हो गए हैं गुड़िया रानी, अब तुमको भगवान मिल गए हैं, और वो भी दो दो। गीता की इन बातों से सीमा के चेहरे की मुस्कान फिर से लौट आई और वो साज सामान उलट पुलट देखने लगी। करीब 1 घंटे बाद जब दोनों बाहर निकली तो दोनों सुरेश और विनोद ठिठक कर देखते रह गए। सर से पांव तक अप्सरा जैसी लग रही थी वो। लाल चटकदार जरी वाला घाघरा, डोरियों वाली लाल चोली जिस पर छोटे छोटे कांच की बिंदी जो सितारों जैसे चमचमा रही थी, बाल की मांग में बड़ा सा टीका, कानों में बड़े बुंदे, नाक में नथनी जो लेफ्ट कान तक चैन में अटैच थी, और गले में 10 तोले की चैन। हाथों में लाल सफ़ेद और सोने की चूड़ियाँ थीं जो कलाई से कोहनी तक भरी थीं। उंगलियों में 4-4 अंगूठियाँ और फास्ट ड्राई मेहंदी। आँखों में मस्कारा और होठों पर चेरी रेड लिपस्टिक उसकी सांवली काया को और सुंदर बना रही थी। पैरों में भी मेहंदी लगी थी और दोनों पैरों में एक एक सोने का घुंघरू वाली पायल थी। उसके वजन से ज्यादा शायद सीमा के बदन पर जेवर और कपड़े थे। उन सब पर लाल बूटियों वाला दुपट्टा जो उसके आधे चेहरे तक झुका हुआ था, पूरी सजावट की शोभा बढ़ा रहा था। वो दोनों ही क्या, किसी इम्पोर्टेंट इंसान का भी दिल बेताब हो जाता। उस खामोशी को गीता ने तोड़ा। क्या बात है, कोई सांप देख लिया क्या? ये तुम्हारी लुगाई है। दोनों जैसे नींद से जागे, उनके मुंह में लार भर आई थी।
गीता सबको लेकर शादी के टेबल के तरफ आई और कुछ झूठ मूठ पूजा का स्वांग कर दोनों को एक मंगलसूत्र दिया और पहनाने को कहा। दोनों ने वो फॉर्मेलिटी ख़त्म की और एक एक करके सीमा की मांग में सिंदूर भर दिया। इसके पश्चात सीमा ने दोनों के पांव छुए। तब गीता ने सीमा से कहा, दुल्हन, अब जो हम कहेंगे उसे हमारे पीछे दोहराना। सीमा ने हामी में सर हिला दिया। गीता बोली, आज से ये दोनों ही मेरे भगवान हैं। मैं इनका पूरे लगन से सेवा करूंगी और कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरा पूरा बदन और ये जन्म सिर्फ अपने देवताओं के सुख के लिए बना है। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, पर मैं तन मन धन से उनकी सेवा करूंगी। अब मेरा पूरा जीवन इनके चरणों में समर्पित है। सीमा ने सब रिपीट किया और झुककर गीता के चरण छू लिए। गीता ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसे लेकर ऊपर के कमरे में आ गई, जो कि नीचे वाले बेडरूम का डुप्लीकेट था। पर यह शयन कक्ष जैसा सजा हुआ था और बिस्तर पर लाल गुलाब की पंखुड़ी बिखरी हुई थी। रूम के कॉर्नर में एक छोटी अंगीठी रखी थी, जिसमें चंदन की लकड़ियों का अंगार जल रहा था। गीता ने सीमा से कहा कि वो अंगीठी को अपनी टांगों के बीच रखकर खड़ी हो जाए। सीमा ने जिज्ञासा से गीता की तरफ देखा तो वो बोली, गुड़िया, ऐसे तुम्हारे शरीर खुशबूदार हो जाएगी और तुम्हारे पति को अच्छा लगेगा। शर्म से लाल सीमा गर्दन झुकाए अंगीठी पर खड़ी हो गई। सीमा को 5 मिनट बाद हल्की गर्मी लगने लगी। तब गीता ने उसे बस करने को कहा। अटैच बाथरूम में ले जाकर गीता ने सीमा को पहले गुलाब जल और फिर शहद के कुल्ले करवाए। अब उसने सीमा को बिस्तर पर बैठा दिया और कहा, थोड़ा इंतज़ार करो, तुम्हारे पतियों को भेजती हूँ। नीचे आकर गीता ने कहा, जाओ सरकार, आपकी नन्ही परी आसमान में उड़ने को तैयार है। गीता के जाने के बाद दोनों ऊपर कमरे में आ गए। अंदर घुसते ही विनोद ने दरवाजे की कुंडी लगा दी। दोनों बिस्तर की तरफ बढ़ने लगे। घूंघट में से सीमा ने देखा कि दोनों पलंग के दोनों साइड पर खड़े हैं, तो वो अपने आप में और सिमट गई। इस पल के बारे में गीता ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था, इसलिए वो अंदर से बहुत सहमी हुई थी। विनोद ने एक साइड से उसके हाथ लगाकर घूंघट धीरे से उठाना चाहा तो सीमा मारे शर्म के अपने हथेलियों से चेहरा ढक लिया। गीता के अनुसार आज की रात सीमा के लिए काफ़ी दर्द भरी होगी, क्योंकि उसके देवता उसके पिछले जन्म के पाप पहले उतारेंगे, फिर दूसरे दिन से उसे स्वर्ग का आनंद मिलेगा। गांव की भोली नादान सीमा इन बातों को सच जानकर मन ही मन अपना तन मन उन दोनों को समर्पित कर चुकी थी। सब होने के बाद दोनों सीमा के आजू बाजू बैठ गए और प्रशंसा भरे स्वर में बोले, वाह रे गुड़िया, तू तो सबसे अच्छी पुजारिन है। इतना प्रसाद तो शायद ही किसी भक्त को मिला होगा। याद रखना, जितना ज़्यादा प्रसाद लोगी उतना ही तुम्हारा रंग निखरेगा, तंदुरुस्त रहोगी, बाल मजबूत रहेंगे और चेहरे पर तेज रहेगा। विनोद बोला, तुमने हमको बहुत प्रसन्न किया है, तो अब हम तुमको इनाम देंगे। उन्होंने सोच रखा था कि अब वो इस नन्ही को प्यार देंगे, और सीमा ने उन्हें इतना खुश कर दिया था कि उन्होंने सोचा दर्द देने से पहले थोड़ा सीमा को और मीठा सुख दे देते हैं। करीब 3-4 बजे सुबह की बात होगी जब सीमा ने अलसाते हुए जागी। जैसे ही बेड से उठना चाहा, एक दबाव की वजह से फिर से बेड पर गिर गई। सीमा को बड़े ज़ोर से बाथरूम लगी थी और उसकी कमर टूट रही थी। इस चहल पहल में सुरेश की नींद भी उचक गई और वो आंखें मीचता हुआ उठ बैठा। सीमा से उसने पूछा, क्या बात है गुड़िया, क्या हो गया आधी रात को? सीमा ने अलसाते हुए भोलेपन से बोली, नीचे बहुत दुख रहा है और जल भी रहा है। उस पे से बहुत ज़ोर से बाथरूम आई है। उसके भोलेपन पर सुरेश मुस्कुराया और अपने पैर हटाकर बोला, जाओ सीमा जाओ। सीमा बेड से उठी तो एक बार फिर से लड़खड़ा गई, क्योंकि उसकी थकी टांग और कमर ने जवाब दे दिया था। जैसे तैसे करती वो दरवाजे तक पहुंची तो बाहर देखा काफ़ी अंधेरा था।
वो डर गई। उसने धीरे से मिन्नत भरे स्वर में आवाज दी, अजी सुनते हैं, जरा हमको गुसल खाने तक राह दिखा दीजिए ना, यहाँ बहुत अंधेरा है। सुरेश मुस्कुराते हुए उठा और बरामदे की लाइट ऑन करके सीमा को गोद में उठा लिया और गुसल खाने तक ले आया। उनका टॉयलेट कम बात था, जो काफ़ी बड़ा था। बाथ टब भी था। अंदर घुसकर उसने सीमा को उतारा और बोला, चल कर ले गुड़िया। वो मिन्नत भरी निगाहों से बोली, आप बाहर तो जाइए ना। सुरेश हमदर्दी दिखाते हुए बोला, बहुत दर्द हो रहा है हमारी रानी को। सीमा जो अब हल्का हो चुकी थी बोली, जल रहा है और बहुत दर्द भी हो रहा है। ये कहकर वो जाने लगी तो सुरेश जल्दी से बोला, अरे अरे बैठी रहो, हम अभी एक दवाई लगा देते हैं, जलन दूर हो जाएगा। सीमा को सचमुच अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो चहकते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी दवाई है, रोज़ लगाइएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। सुरेश ने जो ट्रीटमेंट दिया था उसकी वजह से सीमा को भी उस पर बहुत प्यार आ रहा था। और फिर वो भी हल्का होने के बाद रूम के एसी की ठंडक महसूस करने लगी थी। सुबह करीब 9 बजे दोनों की नींद खुली। सीमा अभी भी सो रही थी, पूरी बेफिक्री से सो रही थी। वो उसके चेहरे की मासूमियत और दुल्हन जैसा सजा धजा बदन देखकर दोनों सोचने लगे कि अच्छा हुआ कि इसने उनके बहकावे में आकर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो गई, नहीं तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता सीमा के साथ ज़बरदस्ती करना। करीब 10 बजे सीमा की नींद खुल गई और वो पलंग पर उठ बैठी। वो थोड़ा लड़खड़ा गई। खुद को संभालते हुए वो नीचे रसोई में आ गई। दोनों उसे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। इतने में विनोद उसे बाथरूम में निकलता नजर आया तो उसकी तरफ लपकी और सर से पल्लू लेते हुए झुककर उसके पैर छू लिए। विनोद ने उसे आशीर्वाद देते हुए बोला, गुड़िया, रात ठीक से नींद आया कि नहीं? उसके इस सवाल पर सीमा झेंप गई और लजाकर मुंह फेरकर किचन में भाग गई। विनोद उसके पीछे आया और बोला, नहीं बताना चाहती तो ना बताओ, पर ई बताओ कि हमरे प्रसाद का कब भोग करोगी बाकी जगह पर। सीमा मारे शर्म के जमीन में गड़ी जा रही थी। फिर विनोद ने कहा, अच्छा सुनो गुड़िया, सुरेश बाहर गया है, शाम तक लौटेगा। नाश्ता टेबल पर रखा है, पहले नहा धो लो फिर खा लेना। आज तुमको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सीमा को बहुत अच्छा लगा कि रसोई से तो कम से कम छुट्टी है। वो बाथरूम में आई और मुंह धोने लगी। विनोद उसके पीछे पीछे आया और इशारे से टब दिखाते हुए बोला, मेरी गुड़िया रानी सुनो, ये टब में दवाई है जिसमें 20 मिनट बैठ लेना और शरीर को अच्छे से धो लेना। इससे तुम्हारा दर्द और थकान दूर हो जाएगा और जब हो जाए तो हमको बुला लेना। सीमा ज़मीन में नज़रें गड़ाए हुए हाँ में सर हिला दिया। आधा घंटे बाद सीमा बाथरूम से नहाकर एक टॉवल लपेटा और दरवाज़ा खोलकर विनोद को आवाज़ दी, ए जी सुनते हो, हमारा हो गया है। विनोद झट से वहां पहुंचा और अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। विनोद ने बाथरूम के एक छोटे अलमीरा में से एक तरल पदार्थ की बोतल निकाली और बोला, ये 2 चम्मच पीने से तुम्हारा दूसरा दरवाज़ा खुल जाएगा और फिर हम वहाँ पूजा करेंगे। पूजा करने से पहले पूजा का स्थान साफ तो करना होगा ना। सीमा उसकी बातों का मतलब समझकर अंदर से थर्रा गई, पर उसने तो अब अपना तन मन सब कुछ उनको समर्पित कर दिया था, तो पूरी आस्था के साथ बोली, हमको तो भगवान की मूर्ति पूजने से ज़्यादा प्रताप आपकी पूजा करने पर मिलेगा। अब तो आप ही मेरे मंदिर हैं और हम आपके भक्त। जिसको आपका प्रसाद प्राप्त होता है, आप जैसी पूजा चाहते हैं वैसी ही होगी। ये सुनकर विनोद गदगद हो गया और 2 स्पून लिक्विड सीमा को पिला दिया। वो काफ़ी कड़वी थी, इसलिए सीमा ने मुंह बनाते हुए पी लिया। करीब 1-2 मिनट में ही उसे प्रेशर हुआ और वो झट से कमोड पर बैठ गई। उसके पेट में दाने का अगर एक भी अंश होगा तो वो पूरा पानी बनकर बह गया। दोनों फिर टब से निकलकर झरने के नीचे नहाए और टॉवल लपेटकर बाहर आ गए। सीमा को इतनी गहरी नींद आई कि
वो शाम के 6 बजे तक सोती रही। सुरेश इसी समय घर लौटा तो उसकी बुलेट की आवाज़ से सीमा की नींद खुल गई। उसने अलमीरा खोली तो देखा कई सारे ड्रेस उसके साइज के भरे पड़े थे। ये ड्रेस दोनों ने स्पेशली सीमा और उस जैसी और लड़कियों के लिए लाकर रखे थे। सीमा ने एक नेवी ब्लू कलर का सलवार सूट निकाल कर पहन लिया और बाहर आ गई। ड्राइंग रूम में दोनों भाई कुछ बातें कर रहे थे जो उन्होंने सीमा के आने पर बंद कर दी। सुरेश ने शरारत से पूछा, कारे गुड़िया, इतना देर सो रही थी? इतना कौन सा थकने वाला काम किया था? सीमा उसके सवाल पर झेप गई और गाल शर्म से लाल हो गए। उसका सारा बदन टूट रहा था और एक मीठा सा दर्द हो रहा था। विनोद बोला, अरे कुछ नहीं भाई, हम तो बस थोड़ी पूजा की और दूसरे मंदिर की घंटी बजाई। ये सुनकर सुरेश हंसने लगा और बोला, अकेले अकेले पूजा कर लिए, हमको भजन कीर्तन में बैठने का मौका ही नहीं दिया। ये तो गलत बात है ना। सीमा उनकी इस ठिठोली से शर्म से ज़मीन में गड़े जा रही थी। विनोद बोला, जाओ सीमा, जाके रसोई में रात का खाना बना लो। 5 आदमियों का खाना बनाना, कुछ मेहमान आने वाले हैं। सीमा के चेहरे पर 5 लोगों का खाना बनाना सुनकर जिज्ञासा जाग उठी। तब विनोद बोला, आज हमारे एक पुराने मित्र अपनी लुगाई को लेकर आ रहा है। उसकी लुगाई आजकल उसकी पूजा नहीं करती है, ना ही उसका प्रसाद ग्रहण करती है। गांव के मंदिर के पुजारी ने कहा कि उसे हमारे पास ले जाने से हम उसका अच्छे से इलाज करेंगे और कट्टर पुजारिन बना देंगे। सीमा असमंजस में बोली, कैसी लुगाई है? अपने पति परमेश्वर का तन मन से पूजा अर्चना करना ही तो उसका फर्ज है। ये भी नहीं करेगी तो उसका जीवन व्यर्थ है। सुरेश ये सुनकर खुश हो गया और बोला, एकदम सही बोली मेरी गुड़िया रानी, पर सब तुम्हारी जैसी समझदार नहीं होती है ना, इसलिए आज हम उसका इलाज करेंगे। तुम भी हमारे साथ शामिल होकर हमारी मदद करना। सीमा खुश थी कि दोनों उससे इतना प्यार और इज्जत करते हैं कि एक ही दिन में उसे इतना मान दे रहे हैं। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। आपको अगर इसका अगला भाग चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा नाम पंकज है और मैं 30 साल का हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और ये कहानी मेरी और मेरी सासू माँ की है, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। ये बात 2020 की है। एक दिन मैं और मेरी पत्नी सविता घर में अकेले थे। हम दोनों अपने रोमांस में बिल्कुल मगन थे। तब मैंने देखा कि कमरे के दरवाजे पर मेरी सास खड़ी थी। मैंने बाहर का मेन डोर लॉक किया था, इसलिए बेडरूम का दरवाज़ा खुला ही था। लेकिन सासू माँ के पास हमारे फ्लैट की एक चाबी थी, शायद उसी से वो अंदर आ गई थीं। मैं सासू माँ को देखकर एकदम से रुक गया, पर वो मुझे कैरी ऑन का इशारा करके चली गईं। उन्होंने बाहर जाकर फिर से डोर बेल बजाई तो मैं जल्दी से बाहर का दरवाज़ा खोलने आया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सासू माँ दरवाजे पर थीं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मैं अपनी पत्नी को आवाज़ देते हुए बोला, सविता, मम्मी जी आई हैं। तब सविता बोली, आ रही हूँ, रुको। 5 मिनट के बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आ गई। उसके आते ही दोनों माँ बेटी गले मिली। उस वक्त दोपहर के 2 बजे थे। सविता बोली, मम्मी जी, चाय बना दूँ? सासू माँ ने हामी भर दी, ठीक है बेटा। वो किचन में गई तो देखा वहाँ दूध नहीं था। मैं बाहर दूध लेने चला गया। तब सविता बोली, मैं खुद जा रही हूँ, मुझे बाहर दुकान वाली आंटी से कुछ पुराना हिसाब किताब पूरा करना है। ये कहकर सविता बाहर चली गई। मैं और सासू माँ घर पर अकेले रह गए थे। अब मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। तभी वो बोली, सॉरी दामाद जी, मुझे अचानक ऐसे नहीं आना चाहिए था। मैं बोला, कोई बात नहीं मम्मी जी, आपका ही तो घर है। वो मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, शर्माओ मत ज़्यादा, मैं सविता से कुछ नहीं कहूँगी। हम दोनों शांत बैठे रहे। तब सविता आ गई और चाय बनाकर ले आई। सविता ने सासू माँ से पूछा, मम्मी आज अचानक कैसे आना हुआ?
तब सासू माँ ने बताया कि वो मेरे ससुर जी की कुछ प्रॉपर्टी और बैंक के काम से आई हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले मेरे ससुर जी का स्वर्गवास हो गया था। तो ससुर जी की जो प्रॉपर्टी वगैरह थी वो सासू माँ के नाम पर करवानी थी। ये काम कल मुझे ही सासू माँ के साथ जाकर करवाना था, इसलिए सासू माँ आई थी। उस रात हमने खाना वगैरह खाया और सोने के लिए चले गए। हमारे घर में बस 2 ही कमरे थे, जिसमें एक कमरे में सासू माँ सो गईं और एक कमरे में मैं और मेरी पत्नी सविता सो गए। आज मैं और सविता ऐसे ही चुपचाप सो गए थे। अगले रोज देश भर में लॉकडाउन लग गया था, कोई कहीं नहीं जा सकता था। हमारी अपार्टमेंट में भी कोरोना के कारण सील कर दी गई थी और सासू माँ अब यहीं पर फंस गई थीं। शुरू के 4-5 दिन तो जैसे तैसे कटे, फिर घर में रहना मुश्किल होने लगा। हम टीवी देखते रहते, मोबाइल देखते रहते। मैं घर में पूरे कपड़े पहने रहता। सासू माँ साड़ी और सविता ज़रूर हल्के कपड़े पहन रहती थी। अब सासू माँ के सामने मैं अपनी पत्नी सविता के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था। मुझे बहुत अजीब सा लगता था। एक दिन सासू माँ जब बाथरूम में थीं, तब मैंने सविता को पीछे से जाकर गले लगा लिया। वो छटपटा उठी और बोली, पागल हो गई हो क्या? मम्मी हैं अभी यहाँ पर। मैं मुंह बनाकर वापस आ गया और सविता से नाराज़ हो गया। पहले मैं थोड़ी देर बालकनी में बैठा रहा, फिर अंदर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद मैं ऊपर छत पर गया, फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। सविता समझ गई थी कि मैं नाराज़ हूँ, पर वो भी क्या कर सकती थी। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं नहाकर आया तो मुझे अपना एक लोवर नहीं मिल रहा था। तब मैंने सविता को खूब आवाज़ें लगाईं, लेकिन वो नहीं आई। तब मैं तौलिया लपेट कर बाहर आया और सासू माँ के सामने ही सविता को गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले गया। सविता चिल्लाती रह गई, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मम्मी देख रही है। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। बेडरूम में ले जाकर मैंने उससे कहा, तुम बहरी हो गई हो क्या? तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, मेरा लोवर नहीं मिल रहा है। फिर उसने मुझे सॉरी बोला और अलमारी से मेरा लोवर निकाल कर मुझे दिया। कुछ देर बाद हम दोनों साथ में बाहर निकले तो उस समय सासू माँ कुछ बेचैन सी टीवी देख रही थी। मैं भी उनके सामने बैठ गया और टीवी देखने लगा। तब मेरी नज़र सासू माँ पर पड़ी तो वो मेरी ही तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा। पता नहीं कैसे अचानक मैंने सासू माँ से पूछा, क्यों मम्मी जी, क्या ख्याल है मेरे बारे में? इतने में सविता मेरे पीछे आकर बोली, ये क्या बदतमीजी है पंकज, मेरी मम्मी से ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तभी मैंने बात को पलटते हुए कहा, अरे मम्मी जी, मेरा मतलब था कि देखो मुझ में कितनी ताकत है, आपकी बेटी को उठा सकता हूँ मैं। फिर मैंने कहा, सॉरी मम्मी जी, वो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। वो मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, मैं कोई पुराने ज़माने वाली सासू माँ नहीं हूँ। मैं प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल की टीचर रह चुकी हूँ, फ्रांस और लंदन में घूम चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि घर में ऐसे बोरिंग तरीके से नहीं रहा जाता, और अभी तो ये लॉकडाउन कम से कम 2 महीने रहेगा। मैंने आज गौर से सासू माँ को देखा। सामान्य से लंबा कद, गोरा रंग, सुंदर चेहरा, हमेशा मुस्कुराती रहती थीं और स्टाइलिश साड़ी पहनती थीं। मेरी सासू माँ दिल्ली के टॉप कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश टीचर थीं। तब मैंने पूछा, मम्मी जी, आप फ्रांस कब गई थीं? तब उन्होंने कहा, हनीमून पर तुम्हारे ससुर जी ले गए थे, लेकिन शादी के पहले फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तब भी गई थी। मैं बोला, तभी आप इतनी स्टाइलिश हो। सासू माँ बोली, मैं पहले ही दिन से कहना चाह रही थी कि तुम लोग खुलकर रहो, मेरा लिहाज मत करो। 2 महीने से ज़्यादा समय तक हम फ्लैट से नहीं निकल पाएंगे, तो हमें खुलकर रहना ही पड़ेगा। एक पल रुककर उन्होंने मुझे देखा और कहा, मनोरंजन के नाम पर टीवी, मोबाइल, लूडो और करने के नाम पर खाना पीना ही तो बचा है। अगर तुम दोनों की इजाज़त हो तो मैं भी साड़ी पहनना छोड़कर कुछ और पहन लूँ क्या? मैं घर पर कभी साड़ी नहीं पहनती, सविता को तो पता ही है। सविता बोली, हाँ मम्मी, क्यों नहीं।
मैं भी बोला हाँ, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। वो अंदर गईं, फिर जब थोड़ी देर बाद वापस बाहर आईं तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सासू माँ एक मिनी स्कर्ट पहनकर आई थीं, जो कि सिर्फ घुटनों तक ही था। ये देखकर मैं तो गहरी सोच में पड़ गया कि सासू माँ इस उम्र में भी ये सब पहनती हैं। मेरे अचानक से गले में कुछ फंस गया था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। वे आकर हम दोनों के सामने खड़ी हुई और बोली, अब रिलैक्स लग रहा है। मैं साड़ी पहने पहने परेशान थी। तभी सविता बोली, मम्मी घर पर इसी ड्रेस में रहती हैं, किसी के आने पर कभी कभी साड़ी पहन लेती हैं। बस सासू माँ मुस्कुराई हुई बोली, क्या हुआ? शॉक्ड हो गए दामाद जी। मैं कुछ नहीं बोला। अब हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ ऐसे ही चल रहा था। तब अचानक एक दिन हमारे घर पर कोरोना टीम आई। पूरी सोसाइटी में केस बढ़ रहे थे, इसलिए हमारी चेकिंग हुई और सविता को कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया। हमारी सोसाइटी के बाहर ही एक अस्थायी कोरोना हॉस्पिटल चालू किया गया था, तो सविता को उसी में जाना पड़ा। अब घर पर केवल मैं और सासू माँ थे। दोपहर में सविता को वहाँ लेकर गए, इसलिए शाम को मैं परेशान बैठा था। सासू माँ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आईं और बोली, परेशान मत हो दामाद जी, डॉक्टर ने बोला है हल्के लक्षण हैं, बस 14 दिन रखेंगे फिर घर भेज देंगे। वो अभी साड़ी में ही थी। हम लोगों ने रात के 8 बजे डिनर किया और फिर मैं टीवी देखने लगा। तब सासू माँ नाइटी पहनकर हॉल में आकर बैठ गईं। उन्होंने मुझसे रिमोट लिया, एक मूवी लगाई। 10 मिनट बाद ही उस फिल्म के अंदर रोमांटिक सीन आने लगे, जिसे देखने के बाद मैं तो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया, क्योंकि सविता की वजह से मेरा मूड खराब था। मुझे पता ही नहीं मैं कब सो गया। जब सुबह मैंने आंखें खोली तो देखा कि सासू माँ मेरे बेड पर सो रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर सासू माँ यहाँ कब आकर सोई और क्यों। इतने में सासू माँ ने भी अपनी आंखें खोल दी और बोली, उठ गए दामाद जी। मैंने कहा, मम्मी जी आप यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो भी मेरे बेड पर? तब वो बोली, बेटा जी यहाँ सोना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि आप सारी रात नींद में करहा रहे थे और सविता सविता चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से मेरे कमरे तक आवाज़ें आ रही थीं। इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आकर सोना पड़ा। आखिर आप मेरी बेटी के पति हो, आप उसका इतना ख्याल रखते हो, उसकी आंख में कभी आंसू तक नहीं आने देते, तब मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जब वो यहाँ नहीं है तो आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती, इसलिए अपनी बेटी के खातिर मुझे ये करना पड़ा। उनके चेहरे पर अपनापन का भाव साफ झलक रहा था और वो बहुत ही खुश लग रही थीं। कुछ देर बाद हम लोग उठे और नहा धोकर मेरी पत्नी सविता से मिलने चले गए। उससे मिलकर आने के बाद हम एक साथ खाना खाया और पूरा दिन खूब एंजॉय मस्ती की। रात के खाने के बाद सासू माँ आज फिर मेरे साथ ही सो गई थीं। जब तक मेरी पत्नी घर वापस नहीं आई, तब तक सासू माँ हर रोज़ मेरे कमरे में ही सोती थीं और मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। जब मेरी पत्नी वापस आई तो मैंने उसको सब कुछ बताया और वो ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और अपनी माँ को मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद कहने लगी। फिर जब तक लॉकडाउन चला तब तक हम तीनों ने मिलकर खूब मौज मस्ती की और उसके बाद सासू माँ अपने घर पर चली गई थीं। लेकिन मेरी पत्नी के कहने पर हमने अपनी सासू माँ को अपने पास ही रहने के लिए बुला लिया, क्योंकि वहाँ पर वो अकेली रहती थीं। आज हम तीनों अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुशी से मिलजुल कर रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरती है और मैं 19 साल की हो चुकी हूँ। दिखने में मैं बेहद खूबसूरत हूँ और उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बड़ी लगती हूँ। मेरे नैन नक्श भी बहुत सुंदर हैं और रंग भी साफ सुथरा है और मैं ज़्यादा दुबली पतली नहीं हूँ। हम गांव से हैं तो मैं भी बाकी लड़कियों की तरह शलवार कमीज़ ही पहनती हूँ। मैंने 12th के एग्ज़ाम देने के बाद से घर पर ही रहना शुरू कर दिया है। मैं बाहर से दिखने में बहुत भोली भाली हूँ और मासूम सी लगती हूँ।
और अंदर से भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। लेकिन सच बताऊं तो उन दिनों मैंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थीं। मैं ये भी भूल चुकी थी कि सुरेश रिश्ते में मेरा भाई लगता है। यहाँ तक कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता था जब वो मेरे साथ समय बिताता था। थोड़ी देर तक शरीर और हाथ पैर दर्द करते थे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता था। इसके बाद मुझे और सुरेश भैया को ऐसी आदत लगी कि हमारे मन में हर टाइम बस यही सब चलता रहता कि कब हमें मौका मिले, क्योंकि जब घर में कोई होता था तो हमें थोड़ा डर लगता था कि कोई हमें देख न ले। लेकिन कोई भी हमारे ऊपर शक नहीं करता था, क्योंकि सुरेश भैया हमेशा मुझे दीदी बोलते थे, क्योंकि मैं उम्र में उनसे 2 साल बड़ी थी। और वैसे भी अब सर्दियों का टाइम चल रहा था, तो सभी अपने अपने कमरे में सोने लगे थे। मैं और सुरेश भैया एक ही कमरे में सोते थे, इसलिए कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद सुरेश भैया मुझे रात के 3-4 बजे तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मेरी मामी जी कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई थी, इसलिए मेरी मम्मी मुझे लेकर मामा जी के घर जाने लगी। हमें बस स्टॉप से लेने के लिए सुरेश भैया ही आए थे। आते ही उन्होंने मेरी माँ के पैर छुए और मुझे देखकर हैरानी से बोले कि दीदी आप तो बहुत बड़ी हो गई हो। भैया बाइक लेकर आए थे, इसलिए हम लोग बाइक पर बैठे और घर पर चल दिए। घर जाते जाते हमें शाम के 6 बज चुके थे, क्योंकि हम भी घर से थोड़ा लेट ही चले थे। घर पहुंचे तो देखा कि मामा जी खाना बना रहे थे और मामी जी बिस्तर पर लेटी हुई थीं। जाते ही मेरी माँ मामा जी को देखकर डांटने लगी कि जब इतनी ही परेशानी थी तो पहले ही फ़ोन करके बता देते, मैं पहले ही आ जाती। इतनी परेशानी झेलने की क्या ज़रूरत थी। इसके बाद मेरी माँ मामा जी को हटाकर खुद खाना बनाने लगी। मामा जी भी हमें देखकर बहुत खुश हो गए। मैं भी मामी जी के पास बैठ गई। मामी जी भी हमें देखकर बहुत खुश हुई और सच में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद मेरी माँ मामी जी के लिए खाना ले आई और उन्हें खाना खिलाने लगी। तभी सुरेश भैया ने मुझे आवाज़ दी। जब मैं उनके कमरे में गई तो वो भी खाना खा रहे थे। मेरे जाते ही वो बोले कि आ जाओ दीदी खाना खा लो। तब मैंने भैया को बोला कि नहीं भैया आप खा लो, मैं बाद में खाऊंगी। लेकिन भैया ने मुझे बैठा ही लिया और मुझे भी भूख लगी थी, तो मैंने भी ज़्यादा मना नहीं किया। खाना खाकर हम दोनों को बहुत मज़ा आया, क्योंकि आते वक्त हम चिकन लेकर आए थे। उसके बाद मैं माँ के पास सोने जाने लगी तो सुरेश भैया बोले कि दीदी अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे पास ही सो जाओ ना। तब मैंने कहा कि नहीं भैया मैं माँ के पास ही सोऊंगी। तब भैया बोले कि प्लीज़ दीदी सो जाइए ना, कल तो वैसे भी आप चली जाएंगी। फिर मैंने भी ज़्यादा नखरे नहीं किए और भैया को बोला कि अच्छा ठीक है, मैं सो तो जाऊंगी, पर आप माँ को बोल दीजिए। मेरी हाँ सुनते ही भैया बहुत खुश हुए और माँ को बोल दिए कि आज दीदी मेरे पास सो रही है। जब तक भैया माँ को बोलकर आए तब तक मैंने शलवार कमीज़ बदलकर भैया का ही लोअर टी शर्ट पहन लिया, क्योंकि शलवार कमीज़ कुछ ज़्यादा ही फिटिंग के थे। और मुझे लोअर टी शर्ट में देखकर भैया हंसने लगे और बोले कि दीदी आप तो इनमें कमाल लग रही हैं। इसके बाद मैं रज़ाई ओढ़कर बेड पर बैठ गई और भैया चारपाई पर अपना बिस्तर लगाने लगे। तब मैंने भैया को बोला कि भैया आप बेड पर ही सो जाइए ना, बहुत सारी जगह पड़ी है। इसके बाद भैया भी रज़ाई में आकर बैठ गए। सुरेश भैया भी थोड़े से हंसमुख और शरारती थे, इसलिए वो मुझे बहुत हंसा रहे थे। हमें आपस में बातें करते करते रात के 12 बज गए थे और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि भैया मेरी जुल्फ़ों के साथ खेल रहे थे। उठते ही उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग बोला और कहा दीदी नींद कैसी आई आपको। तब मैंने बोला कि बहुत अच्छी आई भैया। इसके बाद हम रज़ाई में ही बैठे थे कि माँ हमारे लिए चाय लेकर आ गई। सुबह सुबह ठंड थोड़ी ज़्यादा ही थी तो हम रज़ाई में बैठकर ही चाय पीने लगे। सुरेश भैया ने भी 12वीं क्लास पास कर ली थी, इसलिए वो भी अब घर पर ही रहते थे। मैं चाय पी रही थी, तब सुरेश भैया मेरी तरफ ही देख रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या देख रहे हो,
तब वो बोले कि दीदी आपकी आंखें बहुत ही बड़ी हैं, सच कहूँ तो बहुत बहुत सुंदर लगती हैं। फिर मैंने मजाक में उनसे पूछा कि सुबह में उठी तो तुम क्या कर रहे थे। तब भैया ने बहाना बना लिया कि कुछ नहीं दीदी, वो बस आपके बालों को सुलझा रहा था। सुरेश भैया भी दिखने में बेहद खूबसूरत थे और उनके अभी दाढ़ी मूछें भी ठीक से नहीं आई थीं। उनका चेहरा बिल्कुल साफ था और हाइट मेरे से थोड़ी सी कम थी। इसी कारण जब भैया ऐसी हरकतें करते तो मुझे थोड़ा सा शक होता कि कहीं उनके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा ना चलता हो। इसके बाद मैं माँ को काम में हाथ बटाने लगी और मामा जी काम पर जाने के लिए तैयार होने लगे। इसके बाद माँ ने मामा जी को खाना पैक करके दिया और मामा जी काम पर चले गए। मेरी सुबह सुबह नहाने की आदत है, इसलिए मैं हमेशा की तरह नहाने जा रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था सुरेश भैया भी सुबह सुबह नहाते हैं। बाथरूम का दरवाज़ा खोलते ही मैं तो शर्म से लाल हो गई और जल्दी से रूम में भाग कर आ गई। सुरेश भैया के मुंह पर साबुन लगी थी और वो नहाने में इतने व्यस्त थे, इसलिए वो मुझे नहीं देख पाए। लेकिन मेरे मन में बार बार वही दृश्य आ रहा था और मैं रूम में बैठी अकेली ही हंस रही थी। तब भैया भी नहाकर वहां आ गए और मुझे अकेले हंसता देखकर बोले कि क्या हुआ दीदी, आज तो बहुत खुश लग रही हो। भैया को देखकर मैं थोड़ी चुप हो गई और बोली कि कुछ नहीं भैया, वो आपके बारे में ही सोच रही थी। तब भैया फ़ोन चलाते चलाते वहीं पर बैठ गए और बोले कि ऐसा क्या सोच रही हो मेरे बारे में जो इतनी हंसी आ रही है। तब मैं बोली कि नहीं भैया रहने दीजिए, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन भैया ने फ़ोन रखा और ज़िद ही पकड़ ली कि नहीं दीदी बताओ, आप मेरे बारे में क्या सोच रही थी, वरना मैं कुछ उल्टा सीधा समझ लूँगा। तभी मैं बोली कि प्लीज़ भैया समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको नहीं बता सकती। इसके बाद मैं जल्दी से उठी और नहाने के लिए चली गई। नहाने के बाद मैं नीचे हाफ पैंट और ऊपर शॉर्ट टॉप पहन लिया था। जब तक मैं नहाकर वापस आई तब तक भैया वहीं पर बैठे रहे। नहाने के साथ साथ मैंने बाल भी धोए थे, इसलिए मैं उन्हें सुखा रही थी। मैं जानबूझकर पानी के छींटे भैया पर फेंक रही थी। तब भैया एकदम से खड़े हुए और मेरे बालों को पकड़कर मुझे बेड पर बैठा दिया। तब भैया की ऐसी हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। उसके बाद सुरेश भैया मुझे बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। इसके बाद मुझे भी अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं भी जानती थी कि सुरेश भैया क्या करने वाले थे। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, भैया को तो मैं बाद में भी मना लूँगी। मैंने जल्दी से अपने बाल बनाए और अपनी माँ के पास चली गई। मेरी माँ को तो बस मामी जी की ही फिक्र रहती थी। उन्होंने उन्हें दवाइयाँ देकर नहला दिया था और खाना भी तैयार कर दिया था। तब माँ बोली कि जल्दी से सुरेश को भी बुला लो, वो भी गर्मा गर्म खाना खा लेगा, वरना बाद में ठंडा हो जाएगा। मुझे भी पता था कि सुरेश भैया मुझसे नाराज़ हो गए हैं। जब मैं उन्हें बुलाने गई तो वो छत पर बैठे थे और अपना फ़ोन चला रहे थे। तब मैंने पीछे से उन्हें आवाज़ दी कि भैया खाना खा लो, नीचे माँ बुला रही है। लेकिन वो कुछ नहीं बोले। फिर मैं उनके पास चली गई। तब उनसे माफ़ी मांगने लगी कि सॉरी भैया, वो मुझसे गुस्से में हो गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। लेकिन भैया फिर भी कुछ नहीं बोले और मुझे नज़रअंदाज करते रहे। फिर मैं उनके पास ही जाकर बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर बोली कि भैया गलती तो आपकी भी है, आपने मेरे बाल बहुत ज़ोर से खींचे तो मुझे गुस्सा आ गया था। अब इसमें इतना भी क्या नाराज़ होना, प्लीज़ मान जाइए ना। तब भैया ने गुस्से से अपना हाथ हटाया और वहाँ से खड़े हो गए। तब मेरी आंखों में थोड़े आंसू आ गए और मैंने रोने जैसी आवाज़ में कहा कि भैया प्लीज़ अब बस भी करो ना, मान जाओ ना। अगर थप्पड़ की ही बात है तो एक की जगह मुझे दो मार लीजिए, पर ऐसे चुप मत रहो। मेरी आंखों में आंसू देखकर भैया बोले कि अच्छा चल ठीक है, अब रो तो मत, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तुम रोते हुए, लेकिन आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। चलो अब खाना खा लेते हैं। तब मैंने दोबारा भैया को सिसकते हुए कहा कि पहले आप बोलिए कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तब भैया बोले कि अब बस करो दीदी, बहुत माफ़ी मांग ली, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं।
जब तक हम नीचे पहुंचे तब तक माँ और मामी जी खाना खा चुकी थी। तब माँ रसोई में काम निपटा रही थी। नीचे जाते ही मैंने और भैया ने एक साथ ही खाना खाया। खाना खाकर मैं थोड़ी देर मामी जी के पास बैठकर बातें करने लगी और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। तब तक माँ काम समेट कर आ चुकी थी और आते ही वो बोली कि मैं और तुम्हारी मामी पड़ोस वाली आंटी के पास मिलकर आते हैं, साथ में थोड़ी घुमाई फिराई भी हो जाएगी। तब तक तुम घर पर ही रहना। और मैंने सुरेश को बोल दिया है कि वो कहीं बाहर ना जाए, हम थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे। इसके बाद माँ मामी को घुमाने के लिए बाहर ले गई। मैं मामी जी का कमरा साफ करने लगी। तब सुरेश भैया भी वहाँ पर आ गए और मेरे साथ मस्ती करने लगे। तब मैंने सुरेश भैया को बोला कि भैया प्लीज़ एक चीज़ तो ला दो। तो सुरेश भैया बोले कि बताओ तो सही दीदी, आपको क्या चाहिए। तब मैंने उनको चॉकलेट लाने के लिए बोल दिया, क्योंकि चॉकलेट खाना मुझे बहुत पसंद है। तब भैया बोले कि बस सिर्फ चॉकलेट, आप कमरा साफ करो, तब तक मैं लेकर आता हूँ। तब मैंने भैया को आवाज़ देकर जल्दी से कहा, भैया गोलगप्पे भी लाना। तब भैया ने जवाब दिया, वो तो तुम्हारे पास भी हैं। उनकी बात सुनकर मैं तो शर्म से लाल हो गई और भैया मुस्कुराते हुए बाजार चले गए। मैं दोबारा से साफ सफाई में लग गई। जब मैंने अलमारी खोली तो उसमें मामी जी के मेकअप का सामान पड़ा हुआ था और मुझे भी सजने संवरने का बहुत शौक था। तो मैंने टाइम पास करने के लिए तैयार होने लगी। मैंने थोड़ा थोड़ा मेकअप किया और मामी जी के झुमके और ज्वेलरी पहन ली। इसके बाद सामने ही ऊपर की तरफ मामी जी की साड़ी टंगी हुई थी। तब मैंने उनमें से एक ब्लैक कलर की साड़ी निकाली और उसे पहन ली। तब तक सुरेश भैया मेरे लिए गोलगप्पे और चॉकलेट लेकर आ चुके थे। तब तक मैं भी साड़ी पहनकर और श्रृंगार करके एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो गई थी। जब भैया अंदर कमरे में आए तो मुझे साड़ी में देखकर एकदम दंग रह गए और उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि वाह दीदी, आप तो कमाल की लग रही हो। आखिर क्या इरादा है, आज बिजली कहाँ पर गिराने वाली हो। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये बिजली तो आज तुम पर ही गिरने वाली है। और इतना कहते ही मैंने उनके हाथ से चॉकलेट ली और बेड पर बैठकर खाने लगी। फिर सुरेश भैया भी वहीं पर बैठ गए और उनकी तो मेरे ऊपर से नज़र ही नहीं हट रही थी। तब मैंने भैया से कहा कि भैया अब इतना भी मत घूरो कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो भैया बोले कि क्या करूं दीदी, आपसे तो नज़र हटाने को मन ही नहीं कर रहा। सच में आप साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हो, जैसे कोई अप्सरा ज़मीन पर उतर आई हो। मन तो कर रहा है आपको अपनी बीवी बना लूं और अभी इसी वक्त। मुझे भी पता था कि उस समय सुरेश भैया के मन में क्या चल रहा था, लेकिन वो इतना कहकर रुक गए। और फिर मैंने भी जानबूझकर उनसे मज़े लेने के लिए कह दिया कि आगे भी तो बोलिए ना, अपनी पत्नी बनाकर क्या करोगे। तब भैया बोले कि अब बस करिए ना दीदी, मुझे पता है आप जानबूझकर भोली बनने का नाटक कर रही हैं। तब मैं बोली कि अच्छा, तो तुम अपनी दीदी का ही फ़ायदा उठाना चाहते हो। तुम्हें पता भी है अगर घर में माँ को या मामा जी को पता लग गया तो वो हमारा क्या हाल करेंगे। तब भैया बोले कि अरे दीदी, आप तो बेकार में टेंशन ले रही हो। आपको तो पता ही है कि घर में हमारे सिवाय कोई नहीं है और उन्हें बताएगा भी कौन। आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस आप एक बार हाँ कर दीजिए। तब मैंने मजाक मजाक में हंसते हुए पूछा कि भैया आप मुझे साड़ी में देखकर ही पागल हुए हो या फिर पहले से ही नज़र थी। तब भैया बोले कि सच कहूँ तो दीदी, जब से आप आई हो तो तभी से मन कर रहा है, प्लीज़ दीदी मान जाइए ना। फिर मैं बोली कि अच्छा ठीक है, जब तुमने अपनी दीदी को सेटिंग बना ही ली है तो फिर अच्छे से निभाना। मेरे इतना कहते ही भैया बहुत खुश हो गए और बोले कि थैंक यू दीदी, मुझे पता था आप ना नहीं करेंगी क्योंकि आप मेरी सबसे अच्छी वाली दीदी हो। तब मैंने भैया को चुप कराते हुए कहा कि बस करो भैया, इतनी तारीफ़ें मत करो, आपके पास 10 मिनट हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। और प्रॉमिस करो कि शाम को चॉकलेट ला कर दोगे। तब भैया बोले कि आरती दीदी, आप जो भी बोलोगी वो मैं ला कर दूंगा, पर आपको रुलाने के बाद। आप 2 मिनट रुकिए, मैं सेफ्टी लेकर आता हूँ। तब मैंने भैया को बोला कि थोड़ा जल्दी ले आइए, मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। जब तक भैया आए मेरा मन घबराने लगा था
तब मैंने भैया को रोक दिया और बोली कि सॉरी भैया, पर प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हम शाम को सोते टाइम देख लेंगे। लेकिन भैया कहाँ मानने वाले थे। तब वो मुझे समझाने लगे कि दीदी आप इतना मत घबराएं, कुछ नहीं होगा। अगर आपको ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सुरेश भैया जैसे ही बेड पर आए तभी घर का दरवाज़ा बज गया और थोड़ी ही देर में माँ की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही मैं जल्दी से बेड से खड़ी हो गई, क्योंकि मैंने साड़ी पहनकर बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ था और ऊपर से हम मामी जी के कमरे में थे। भैया का तो मूड ही ऑफ हो गया था। उस समय सुरेश भैया को देखकर मुझे मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। फिर मैंने जल्दी से भैया को कमरे से बाहर निकाला और कपड़े चेंज किए। फिर मैं दोबारा कमरे में सफाई करने लगी। माँ ने भी मामी जी को बरामदे में बैठाया और सीधा ही रसोई में चाय बनाने चली गईं। इतने में मैंने भी घर की झाड़ू लगा दी थी और फिर हम चाय पीने बैठ गए। चाय पीने के बाद माँ काम करने लगी और मामी जी वहीं बरामदे में ही लेट गईं। मैं भी टाइम पास करने के लिए माँ का काम में हाथ बटाने लगी। फिर कुछ देर बाद मुझे सुरेश भैया दिखाई नहीं दिए। जब मैंने उन्हें ढूंढा तो वो बाथरूम से निकलकर हाथ धो रहे थे। मैं समझ गई थी कि सुरेश भैया हल्के होकर आए हैं। सुरेश भैया का चेहरा अभी भी लटका हुआ था और उन्हें देखकर तो मेरी हंसी निकल गई और हंसते हंसते मैंने कहा कि क्या हुआ भैया, आपसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। तब सुरेश भैया बोले कि मेरी जगह आप होती तो आपसे भी नहीं होता। आप लड़की हो ना, इसलिए इतनी बातें बना रही हो। तभी हंसते हुए मैंने भैया से कहा कि कोई बात नहीं भैया, बस थोड़ा इंतज़ार और कीजिए, फिर रात में डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। तब भैया बोले कि दीदी रात का ही तो इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा है। एक एक मिनट मुझे 1 घंटे के बराबर लग रही है। इतने में ही माँ ने मुझे आवाज़ लगा दी और बोली कि अगर दोनों भाई बहनों की बातें ख़त्म हो गई हों तो मुझे काम में थोड़ा हाथ बटा दो। इसके बाद मैंने जाते हुए भैया को भी छेड़ दिया कि भैया अपना प्रॉमिस याद रखना, अगर मुझे चॉकलेट नहीं मिली तो आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर मैं रसोई में चली गई। तब तक मामा जी भी आ चुके थे और मैंने उन्हें खाना भी परोस दिया। मामा जी काम पर से थके हुए आए थे, इसलिए हमारे साथ थोड़ी देर ही बैठते हैं और फिर जल्दी ही सो जाते हैं। मेरी माँ भी मामी जी को खाना खिलाने लगी और उन्हें दवाई देने लगी। तब तक मैंने भी खाना खाया और मैं टाइम पास करने के लिए माँ का फ़ोन चला रही थी। सर्दियों का मौसम होने के कारण हम जल्दी ही बिस्तर में बैठ जाते थे, इसलिए मामी जी तो दवाई लेकर आराम करने लगी थीं और मेरी माँ भी वहीं रज़ाई में बैठी थी और मैं भी मामी जी के कमरे में ही थी। मैं फ़ोन में मगन थी, इसलिए मुझे तो नहीं पता चला कि भैया ने कब खाना खा लिया और वो अपने कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैं रोज़ की तरह सीरियल देख रही थी। जब बहुत देर हो गई और मैं नहीं गई तो तब सुरेश भैया ही मुझे बुलाने आ गए। कमरे में आते ही भैया ने कहा कि दीदी आ जाओ, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। तब माँ बोली कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम अकेले सोना चाहते हो तो सो जाओ, आरती मेरे साथ ही सो जाएगी। माँ के मुंह से इतना सुनते ही भैया जल्दी से बोल पड़े कि अरे कोई बात नहीं बुआ, हम खेलते खेलते सो जाएंगे, वैसे भी आप कुछ दिनों में चली जाएंगी। इसके बाद मैंने भी माँ को बोल दिया कि नहीं माँ, मैं भैया के पास ही सो जाऊंगी। उसके बाद माँ ने बोला कि अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और हम लोग कमरे में आ गए। कमरे में आते ही भैया ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे पता था कि भैया अब 2 मिनट भी नहीं रुकेंगे, लेकिन अभी माँ और मामी जी सब जाग रहे थे, इसलिए मैंने भैया को बोला कि भैया एक बार सभी को सो जाने दो, अगर किसी ने हमारी आवाज़ सुन ली तो हम लोग फंस जाएंगे। तब भैया बोले कि बस करो दीदी, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा, आप जल्दी से अपने बाल बांध लो। तब मुझे चॉकलेट याद आ गई और मैंने भैया को बोला कि अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मेरी चॉकलेट लाओ। इसके बाद भैया ने जल्दी से पॉकेट में हाथ डाला और मुझे बहुत सारी चॉकलेट दी। चॉकलेट लेते ही मैं तो उन्हें खाने बैठ गई और भैया अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कने लगे,
शुरुआत में मैं भैया को बहुत ज़्यादा सताने लगी और नखरे दिखाने लगी, जिससे हमारी झूठ मूठ की लड़ाई हो गई। लेकिन इतने में ही माँ ने आवाज़ लगा दी कि आरती, अब बहुत खेल लिए, सो जाओ, क्योंकि बेड की आवाज़ उनके कमरे तक जा रही थी। इसलिए भैया ने बिस्तर नीचे फर्श पर ही लगा दिया। उसके बाद भैया ने सुबह के 5 बजे तक सोने नहीं दिया। सुबह हमारी आंख बहुत लेट खुली थी और माँ दरवाज़ा खटखटा रही थी। हम अभी भी नीचे ही सोए हुए थे, इसलिए सबसे पहले भैया उठे और उन्होंने रज़ाई बेड पर पटकी और मुझे भी बेड पर बैठा दिया और फिर दरवाज़ा खोलने गए। माँ हमारे लिए चाय लेकर आई थी और उन्होंने मुझे देखते ही बोल दिया कि मैंने बोला था ना आरती, टाइम से उठ जाना। अब देखो, तुम्हारी आंख अब लाल पड़ रही हैं। उसके बाद मैंने जल्दी से मुंह धोया और माँ से चाय लेकर उसको पीने लगी, क्योंकि मेरा सारा शरीर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। उसके बाद माँ भैया की चाय रखकर चली गई और सुरेश भैया भी मुंह धोकर आ गए। सुरेश भैया के आते ही मैंने गुस्से से उन्हें बोला कि भैया, मैंने आपको कहा था ना कि बस थोड़ी देर ही, और आपने तो मेरी एक न सुनी। अब माँ मेरी हालत देखकर पूछेगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। तब भैया बोले कि कोई बात नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं आपको मेडिकल से दवाई ला कर दे दूंगा। आप दवाई ले लेना, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसके बाद 3-4 दिन तक तो मैंने भैया को अपने करीब भी नहीं आने दिया। भैया तो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते। अब तो रोज़ाना मुझे चॉकलेट भी लाकर देने लगे थे। वो मेरा हर काम करने लगे थे। मैं जो भी कहती वो खुशी खुशी कर देते। इसलिए अब मैं भी उनसे मज़े लेने लगी थी। मैं उनसे कभी अपने पैर दबाती, सर की मालिश करवाती, कभी कभार मजाक मजाक में उनकी पिटाई भी कर दिया करती थी। इसलिए भैया अब थोड़े से नाराज़ रहने लगे थे। अब मैं भी उन्हें ज़्यादा ना नहीं कर पाई और हमने दिन में ही महफिल जमा ली। उस दिन घर में कोई नहीं था, इसलिए भैया ने सारा दिन मुझे नहीं टिकने दिया। इसके बाद से मैं और भैया काफ़ी नॉर्मल हो गए थे। जब भी भैया का मन करता वो मुझे कमरे में ले जाते और अब तो मुझे भी अच्छा लगने लगा था। उन दिनों हमने बहुत एंजॉय किया, लेकिन इतने अच्छे दिनों के बाद एक बुरा दिन तो आना ही था, और वो भी भैया की वजह से ही आया था। 15-20 दिन बिताने के बाद हम वापस अपने गांव आने वाले थे, क्योंकि मामी जी भी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी और हमें भी आए हुए अब 20 दिन बीत चुके थे। वापस आने का प्लान माँ ने एकदम से बना लिया था, ना ही मुझे बताया और ना ही मामी जी को। इसलिए जब भैया और मुझे ये सब पता चला, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब भैया बोले कि दीदी, जाते जाते लास्ट बार एक बार और महफिल हो जानी चाहिए, फिर पता नहीं कब आओगी। मेरा भी मन था, पर घर में सब थे और आज तो मामा जी भी थे, क्योंकि वो ही हमें बस स्टैंड पर छोड़ने आने वाले थे। मैंने भैया को बहुत समझाया कि प्लीज़ भैया, समझने की कोशिश कीजिए। सभी लोग घर पर हैं और मुझे तो जाने के लिए तैयार भी होना है। लेकिन भैया पे तो पागलपन का भूत सवार था। घर में सभी लोग थे, इसलिए हमारा कमरा तो बिल्कुल भी सेफ नहीं था। इसलिए भैया मुझे बाथरूम में ले गए। हमें आए हुए अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि इतने में ही बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और सामने मामा जी थे। मामा जी को देखकर तो मैं एकदम से कांपने लगी और जल्दी से वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन मामा जी ने सुरेश भैया को बहुत पीटा। शायद जल्दबाजी में हम दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे। उसके बाद माँ ने जाकर सुरेश भैया को छुड़ाया, वरना मामा जी तो उन्हें पीट पीट कर ही मार डालते। मेरे तो मामा जी को देखते ही आंसू निकल रहे थे, लेकिन मामा जी ने मुझे कुछ नहीं कहा और माँ को भी हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद हम एक दिन और रुके, क्योंकि माँ सुरेश भैया की ऐसी हालत देखकर नहीं जा सकती थी और मैं तो डर के मारे उनके पास भी नहीं गई। फिर अगले ही दिन हम अपने गांव वापस आ गए और उसके बाद मैं आज तक मामा जी के पास नहीं गई। कभी कभार मैं अपनी माँ के फ़ोन से ही सुरेश भैया को कॉल कर लेती हूँ और सुरेश भैया को भी अपनी गलती रियलाइज़ हो गई थी। अब हम दोनों ही अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और हमने इन बातों को भुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच बताऊं तो हम ये सब आज तक नहीं भूल पाए। और मैं तो आपसे भी यही कहूँगी कि ऐसी गलती आप लोग भूल कर भी ना करना, क्योंकि इससे हमारे सारे रिश्ते टूट जाते हैं। अगर मामा जी ने हमारी ये गलती छुपाई नहीं होती तो
हमारा पूरा परिवार टूट जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। मैं भोपाल से पुणे जा रही थी। जब मैं बस में बैठी थी तब बस में कोई ख़ास भीड़ नहीं थी। मुझे खिड़की के पास की सीट मिली थी और मैं आराम से बैठ गई। लेकिन मेरे मन में एक बड़ी चिंता थी। मेरे पति कुछ साल पहले भोपाल से ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ रहने लगे थे। जब वे पहली बार सामान लेकर भोपाल गया तब मैंने उसके साथ जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे समझाया कि अनीता, चिंता मत करो, कुछ महीनों में मैं वहाँ सेटल हो जाऊँगा, फिर तुम्हें ले जाऊँगा। लेकिन वो मुझे कभी नहीं लेने के लिए आया। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, हम पति पत्नी हैं, अलग रहना ठीक नहीं है। लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके भोपाल जाने के बाद उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। शुरू में वो मुझे हफ्ते में एक बार फ़ोन करता था, फिर महीने में एक बार, और अब तो वो 6-6 महीने में फ़ोन करने लगा था। फिर मुझे एक रिश्तेदार से एक चौंकाने वाली खबर मिली। भोपाल में मेरे पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली है और वो उसी के साथ रह रहा है। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। इसलिए मैंने सच जानने के लिए भोपाल जाने का फ़ैसला किया। भोपाल पहुंचने के बाद मैंने चुपके से पूछताछ की और जो कुछ भी मैंने सुना था वो सब कुछ सच सच निकला। मेरा पति वास्तव में एक दूसरी महिला के साथ रह रहा था और उनका एक बच्चा भी हो गया था। ये सब मैंने दूर से ही देखा था। उससे मिलने या बात करने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि उससे मिलकर कुछ नहीं होगा। मैं बहुत निराश हो गई थी। पिछले कुछ सालों में मैंने उसके ऊपर कितना भरोसा किया था और उसकी यादों में अपना जीवन बिताया था। एक दिन वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, इसी उम्मीद में मैंने कितने साल बिताए। लेकिन मुझे जो धोखा दिया उसने, ये देखकर मेरा दिल बड़ा आघात हुआ था। मैं अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थी। मेरी सीट 2 लोगों के लिए थी, लेकिन बस में काफ़ी जगह होने के कारण कुछ समय के लिए मेरी सीट खाली रही। अगले एक स्टेशन पर बस रुकी और कुछ लोग चढ़ गए। उनमें से एक पुरुष मेरे पास आकर बैठ गया। बस में बैठे बैठे काफ़ी समय बीत चुका था और मुझे थकान महसूस होने लगी थी। दोपहर के 3 बज चुके होंगे और मुझे प्यास भी लग रही थी। इसलिए मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन बोतल में पानी तो ख़त्म हो चुका था। मैं बोतल को वापस रख रही थी, तभी मेरे पास बैठे उस आदमी ने देखा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन मेरी बोतल का पानी ख़त्म हो गया था। वो बोला, मैडम, आपको पानी चाहिए? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने बैग से एक पानी की बोतल निकालकर मेरे हाथ में थमा दी। मैंने थोड़े घूंट पानी पिया और वो बोतल उसे वापस कर दी। मैंने उसे धन्यवाद किया। अब शाम के करीब 5 बजे होंगे। बस तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बताया, मैं भी पुणे जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी पुणे ही जा रही हूँ। ये सुनकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी आ गई। उसने बताया कि वो भोपाल में काम करता है और इंजीनियर है। सर्दियों के दिन थे और जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी, वातावरण में काफ़ी ठंड बढ़ रही थी। मैंने अपनी खिड़की की कांच बंद कर दी, लेकिन कुछ यात्रियों ने खिड़कियां खुली रखी थीं, जिसकी वजह से ठंडी हवा बस के अंदर आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। मैंने स्वेटर तो पहन रखा था, लेकिन जल्दी जल्दी मैं शॉल लाना भूल गई थी, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। अब रात के 10 बज चुके थे और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बस के अंदर की लाइट भी बंद हो गई। मैं ठंड से कांप रही थी। मेरे पास बैठे आदमी ने अपनी बैग से एक शॉल निकालकर पहनी थी। मुझे देखकर उसे समझ आ गया होगा कि मुझे ठंड लग रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं खुद पर ही नाराज़ हो रही थी कि इतने लंबे सफ़र पर जा रही हूँ और शॉल लेना ही भूल गई। रात लगभग 11 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। मैंने तय किया कि गर्मा गर्म चाय पीकर थोड़ी गर्मी प्राप्त करूंगी।
चाय लेते वक्त वो आदमी भी नीचे उतरा। उसने मेरी ओर देखा और मैंने उसके पास जाकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आप भी चाय लीजिए। उसने कहा ठीक है, तो मैंने उसके लिए भी चाय मंगवाई। हम दोनों ने साथ में चाय पी और थोड़ी बातचीत भी हो गई। चाय पीने के बाद फिर से बस में बैठ गए। गाड़ी चलने लगी, लेकिन अब रात के 12 बज चुके थे और ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मुझे फिर से पहले की तरह ठंड लगने लगी। उस आदमी ने कहा, मैडम, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं अपनी शॉल आपको दे सकता हूँ। उसने अपनी शॉल उतार कर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे भी ठंड लग रही थी। मुझे लगा कि उसके लिए ये सही नहीं होगा, लेकिन वो बहुत आग्रह करने लगा। मैंने कहा, आप मुझे शॉल दे रहे हैं, लेकिन आपको भी तो ठंड लग रही होगी ना। वो हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। फिर मैंने कहा, नहीं, आप खुद को परेशान मत कीजिए। थोड़ी देर तक तो मैं वहीं ठंड से कांपती रही। तब उसने कहा, मैडम, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम दोनों मिलकर इस शॉल को आधा आधा ओढ़ सकते हैं। इससे हम दोनों थोड़ा सा ठंड से बच सकेंगे। मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, क्योंकि अब ठंड सहन करना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी शॉल आधी उतारी और मुझे दे दी। वो मुझे थोड़ा पास हो गया और मैं भी थोड़े उसके करीब हो गई। हम दोनों ने शॉल को आधा आधा ओढ़ लिया और यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब रात का 1 बज गया था। कुछ घंटों में हम पूना पहुंचने वाले थे। शॉल की वजह से मेरी ठंड कुछ कम हो गई थी, लेकिन हम इतने पास थे कि उसके शरीर की गर्माहट से मुझे काफ़ी राहत मिल रही थी। थोड़ी देर बैठे रहने पर वो थोड़ा सा असहज हुआ और बोला, मैडम, मेरा हाथ थोड़ा जाम हो गया है, क्या मैं आपके कंधे पर हाथ रख सकता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने अपना बायां हाथ मेरे कंधे पर रखा, जिससे हम और भी ज़्यादा करीब हो गए। मैंने उसे धन्यवाद किया और कहा, अच्छा हुआ कि आपने मुझे शॉल दे दी, नहीं तो इस ठंड में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। वो मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है और मुझे मदद करना हमेशा पसंद है। मुझे उसका स्वभाव बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम करण है। मैंने कहा, मेरा नाम अनीता है। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा नाम है आपका। मैं थोड़ी लजाई और मैंने कहा, थैंक यू। हम इतने करीब बैठे थे कि आसपास के लोगों को लगता था जैसे हम लोग पति पत्नी हैं। करण बोला, मुझे बस में यात्रा करने की आदत नहीं है, मैं हमेशा ट्रेन से ही जाता हूँ, लेकिन आज पहली बार बस से यात्रा कर रहा हूँ। मुझे बस में सफ़र करना बहुत बोरिंग लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा है क्या? मुझे तो बस से यात्रा करना बहुत पसंद है। फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर देखा और बोला, अब 2:30 बज चुका है, कुछ ही देर में गाड़ी पुणे पहुंचने वाली है। उसके चेहरे पर थोड़ी थकान दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो शांत और खुश था। उसने मोबाइल में गाना लगाकर ब्लूटूथ से सुनना शुरू कर दिया। कुछ देर गाना सुनने के बाद वो मेरी तरफ मुड़कर बोला, अनीता जी, मुझे गाड़ी की हल्की सी आवाज़ सुनते ही नींद आने लगती है। उसके कंधे पर सर रखकर मुझे एक तरह की सुरक्षा और शांति महसूस हो रही थी। कुछ समय बाद गाड़ी पुणे पहुंच गई थी। उसने मुझे हल्के से आवाज़ देकर जगाया, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मैं जाग नहीं पाई। फिर उसने धीरे से मेरी पीठ पर थपथपाकर मुझे उठाया। मैं तेज़ी से उठ गई। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। वो बोला, सॉरी, लेकिन पुणे आ गया है। आप गहरी नींद में थीं, इसलिए जगाया, नहीं तो आपका स्टॉप छूट जाता। मैंने उसे देखते हुए हंसते हुए कहा, थैंक यू, अच्छा हुआ आपने मुझे जगा दिया, नहीं तो सच में मुझे परेशानी हो जाती। उसने मुझसे पूछा, आपको कहाँ उतरना है? मैंने कहा, मुझे वो बस स्टॉप पर उतरना है। ये सुनकर वो थोड़ा चौंक कर बोला, सच में? मैंने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ सच में, मुझे भी वहाँ ही उतरना है। अब मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि हमारा सफ़र कितना समान था। करीब रात के 4 बजे बस स्टॉप पर रुकी। हम दोनों नीचे उतर गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और सड़क पर कुछ ही गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। मैंने तय किया कि यहाँ मैं रिक्शा लेकर घर चली जाऊंगी।
लेकिन उस समय रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल था। करण अब भी मेरे पास खड़ा था। मैंने पूछा, आपको कहाँ जाना है? कौन सी कॉलोनी है आपकी? उसने जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा घर यहाँ पास में ही है। मैं बस रिक्शा मिलने तक आपके साथ रुक गया हूँ। उसकी इस बात ने मुझे उसका बहुत सम्मान बढ़ा दिया था। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। अब लगभग 4:30 बज रहे थे और ना तो रिक्शा मिल रहा था और ना ही कोई वाहन। फिर उसने कहा, अनीता जी, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्या आप मेरे घर चलेंगी? मेरा घर यहाँ पास में ही है और बहुत रात हो चुकी है। यहाँ ज़्यादा देर ठहरना मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा। मैंने थोड़ी देर सोचा। वो सभ्य लग रहा था और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। मैंने उस पर भरोसा करते हुए कहा, ठीक है चलिए। हम दोनों अपनी अपनी बैग लेकर चलने लगे। रास्ते की खामोशी में हम दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उसके साथ चलने में मुझे एक तरह का सुकून मिल रहा था। कुछ देर चलने के बाद हम एक साधे से घर के सामने पहुंचे। उसने अपनी जेब से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोला। हम अंदर गए। उसका घर बड़ा नहीं था, लेकिन 2 कमरों का छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर था। उसने कहा, अनीता जी, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैंने थोड़ा शर्मीली आवाज़ में कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने बताया, मैं यहाँ बहुत कम समय रहता हूँ। मेरा काम भोपाल में ज़्यादा होता है, इसलिए कुछ दिन भोपाल में और कुछ दिन पुणे रहता हूँ। मैंने कहा, आपका घर बहुत अच्छा है करण जी। उसने कहा, धन्यवाद अनीता जी। आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊँगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आप बेड पर सोएं, मैं सोफे पर सो जाऊँगी। तभी वो बोला, ऐसा नहीं होगा, आप मेरे घर की मेहमान हैं। मैंने हार मानकर कहा, अगर तुम्हें बेड पर सोने नहीं दूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। करण ने मुझे अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया और हम दोनों अपनी अपनी जगह सो गए। सफ़र की थकान की वजह से मुझे जल्दी ही नींद आ गई। उस रात की बातें और उसके सभ्य स्वभाव ने मेरे मन पर एक अलग ही सकारात्मक असर डाला था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने चारों ओर देखा। सामने दीवार पर एक घड़ी लटकी हुई थी और सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने देखा कि करण उठ चुका था और घर में कुछ सफाई कर रहा था। घर में थोड़ी बहुत गंदगी थी और वो उसे साफ कर रहे थे। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, और बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम में गई। वहाँ कोलगेट रखा था तो मैंने उसे लिया और ब्रश किया। जब मैं ताज़ा होकर बाहर आई तो मैंने अनजाने में करण जी की तरफ देखा और कुछ क्षण के लिए उस नज़ारे में खो गई। उन्होंने शर्ट उतार रखी थी और वो सिर्फ बनियान में थे। उनका शरीर बहुत आकर्षक था, शायद वो जिम करते थे। मैं उनकी मोहक काया देखकर कुछ क्षण के लिए उनके लिए देखती रह गई। उन्होंने मेरी नज़र पकड़ ली और मुस्कुराते हुए पूछा, अनीता, तुम चाय पियोगी या कॉफ़ी? मैंने कहा, मैं चाय लूँगी। उन्होंने तुरंत एक मस्त चाय बनाई और सच में वो चाय बहुत अच्छी बनी थी। मैंने कहा, चाय बहुत ही अच्छी है। फिर मैंने कहा, अब मुझे जाना होगा। कल रात आप मुझे अपने घर रहने की जगह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करण ने हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ रुकी। मैंने उन्हें फिर से धन्यवाद किया। जब मैं जाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने कहा, अगर किस्मत में है तो हम फिर ज़रूर मिलेंगे। उन्होंने हंसकर कहा, हाँ बिल्कुल। मैं पूछने लगी, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? उन्होंने कहा, बिल्कुल लो। उन्होंने अपना नंबर दिया और मैंने तुरंत उनके फ़ोन पर एक मिस कॉल छोड़ी। घर से बाहर निकलकर जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे मन में बार बार करण की यादें आ रही थीं। उनके व्यवहार में जो सम्मान था, उनकी साधारण बातचीत की आदत और जो मदद उन्होंने की, उसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला था। मैंने कभी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के लिए ऐसी भावनाएं अनुभव नहीं की थी, लेकिन करण के स्वभाव में मुझे एक अलग ही आकर्षण महसूस हो रहा था। मैंने 2 दिन बाद करण को फ़ोन किया। मैंने पूछा, कहाँ पर हो? मैं आज घर पर ही हूँ, आराम कर रहा हूँ। क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस आपकी याद आई तो फ़ोन कर लिया। करण ने हंसकर कहा, ठीक है, चलो मिलते हैं आज कहीं पर। मैंने उन्हें अपने घर के पास के गार्डन में मिलने का बताया। मैं तय समय से थोड़ी देर पहले गार्डन पहुंच गई।
थोड़ी देर बाद करण भी आ गया। उन्हें देखकर मेरा दिल बड़ी जोर से धड़का था, क्योंकि उन्होंने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी और वो बहुत हैंडसम लग रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी हो? ये एक नए स्टाइल है, मैंने हंसकर कहा। आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। फिर हम गार्डन में कुछ समय बातें करते रहे। उन्होंने पूछा, अनीता जी, क्या आप अकेली ही रहती हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे पति भोपाल में रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने उन्हें अपने जीवन की सारी सच्चाई बताई। उन्होंने मेरी कहानी को चुपचाप सुना और उनके चेहरे पर भी दुख और संवेदना साफ झलक रही थी। बात करते करते जब 3 बजे, मैंने करण जी से कहा, आज आप खाना कहाँ खाने वाले हैं? उन्होंने जवाब दिया, अरे, मैंने अभी तक कुछ तय नहीं किया। मैंने कहा, तो आज मेरे घर चलिए। वो मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, शाम को आऊँगा। इस पर हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। शाम को 6:30 बजे मैंने उन्हें फ़ोन किया। करण जी, आप आ रहे हैं ना? उन्होंने कहा, हाँ ज़रूर आ रहा हूँ मैं। ठीक 7 बजे करण जी मेरे घर आए। मैंने उनका स्वागत किया और बताया कि मैंने पहले से खाना बना लिया है। फिर हम दोनों ने एक साथ खाना खाया। उस दिन मैंने एक रेड कलर की साड़ी पहनी थी जो थोड़ी पारदर्शी थी और उसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। खाना खाने के बाद हम सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। अचानक करण जी बोले, आप इस साड़ी में बेहद सुंदर लग रही हैं। उनकी इस तारीफ पर मैं हंस पड़ी और बोली, अच्छा, सच में? फिर बातचीत के दौरान मैंने अपना फ़ोन निकाला और उनसे कहा, करण जी, मुझे मोबाइल के कुछ काम नहीं पता। मेरे फ़ोन में एक ऐप आ गया है, लेकिन वो डिलीट नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, लाओ मुझे दो, मैं ठीक कर देता हूँ। वो मेरे पास आकर बैठे और मेरे फ़ोन को कुछ सेकंड में ठीक कर दिया। मैं इस पर बहुत हैरान थी। हम एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे। करण जी ने कहा, अनीता, उस दिन जब तुम मेरे साथ यात्रा कर रही थीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, हाँ, वो रात मेरे लिए भी यादगार थी। हमारी नज़रें मिलीं और उन्होंने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। वो मेरे आंखों में देखने लगे और मेरे चेहरे के बहुत करीब आ गए। करण ने हल्के से अपना चेहरा आगे बढ़ाया और हम दोनों उस पल में खो गए थे। जितना मैं उन्हें जानती थी, उनके स्वभाव का गंभीरता और अपनापन मुझे भाने लगा था। इसलिए उनके इतने करीब आने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब हम अलग हुए तो मैंने उनकी आंखों में एक अजीब तरह की संकोच और चिंता देखी। उन्होंने कहा, माफ़ करना अनीता जी, मैं भावनाओं में बह गया था, इसलिए ऐसा हुआ। उनकी आवाज़ में सच्चाई थी और उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता साफ झलक रही थी। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं करण जी, सच बताऊं, जो कुछ हुआ वो मुझे भी अच्छा लगा। उन्होंने कहा, सच में? रात के लगभग 10 बज चुके थे और हम एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। उस रात जैसे मेरे कमरे में एक बड़ा तूफान आ गया था और हम दोनों उस तूफान में बह गए थे। हम रात भर 5 बजे तक जागते रहे, लेकिन उसके बाद कब मुझे नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह 9 बजे जब मैं उठी तो खुद को देखा, मेरे ऊपर सिर्फ एक चादर थी। रात की सारी बातें याद आने लगीं और मुझे शर्म आ गई। करण जी मेरी बगल में सो रहे थे। मैं जल्दी से वॉशरूम चली गई। कुछ समय बाद मैं बाहर आई और करण जी को उठाने लगी। मेरी आवाज़ से वो तुरंत जाग गए। फिर मैंने हमारे लिए चाय बनाई। बिना कुछ बोले हम एक दूसरे को देखते हुए चाय पीने लगे। चाय पीते वक्त करण जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। मैंने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, किस बात के लिए थैंक यू? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रात के उस खूबसूरत पल के लिए। उनके इस वाक्य पर मैं और भी ज़्यादा शर्माई और मेरे हाथ में रखी कप थोड़ी हिलने लगी। कुछ समय बाद करण जी निकलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा, तुम ठीक तो हो ना अनीता? मैंने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन जब वो चले गए तो मेरे मन में कई विचार आने लगे। मैंने तय किया कि मैंने अपने पति की धोखाधड़ी के कारण उनसे संबंध तोड़ने का निर्णय लिया था। करण के प्रेम ने मेरे मन में उनके लिए एक खास जगह बना दी थी। मुझे यकीन था कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। 2 दिन बाद करण का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में खुशी थी। उन्होंने कहा, अनीता, आज शाम तुम मेरे घर आओगी क्या? मुझे कल छुट्टी है, हम आराम से बातचीत करेंगे।
खाना खाएंगे और अगर चाहो तो रात को भी रुक सकती हो। उनकी इस बात ने मुझे थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस प्रस्ताव ने मेरे मन में हल्का सा गुदगुदी पैदा कर दी थी, लेकिन मैंने तय किया कि आज एक मौका है उस चीज़ को कहने का जो मेरे मन में है। मुझे उनसे पूछना था कि क्या वो मेरे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हैं। शाम को हमारी मुलाकात होने वाली थी और उस पल मैं करण जी से शादी के बारे में बात करने वाली थी। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि उनके उत्तर पर मेरे जीवन का अगला सफ़र निर्भर होने वाला था। फिर भी मैंने तय किया कि मैं उस प्रश्न को सहजता से पूछूंगी, ताकि उन्हें दबाव महसूस ना हो और उनका सच्चा विचार मुझे जानने को मिले। तो दोस्तों, क्या मैं करण के घर गई और उसके बाद क्या हुआ, ये मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।